नमस्कार। हम वॉइस ऑफ जॉय की छठवीं कड़ी लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं और इस बार का हमारा विषय बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो कल ही सामने आया है। वो आरसेप को लेकर है। आरसेप मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें सीमा शुल्क, बौद्धिक संपदा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, ई कॉमर्स और वैश्विक सेवाओं को लेकर 10 आसियान देशों ने, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। उसके अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सिग्नेचर किया है। अब इसको लेकर हाय तौबा इसलिए मचाई जा रही है कि भारत ने इसमें सिग्नेचर नहीं किया है, भारत इससे अलग है और यही हमारे आज के चर्चा का विषय है। इसको लेकर कल ही बीबीसी हिंदी ने एक न्यूज़ छापा जिसका हेडिंग था, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील में भारत नहीं। क्या मोदी सरकार का यह फैसला सही है? हम नीचे जब जाएंगे और जब हम और तथ्य और आंकड़े आपके सामने रखेंगे तब आप स्वयं ही इसका जवाब देने में सक्षम रहेंगे। इसका जवाब हम तुरंत नहीं दे रहे हैं। दूसरा, चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक एडिटोरियल भी प्रकाशित किया है और एक विशेष वहां के मंत्री के द्वारा उद्धरण दिया गया है और ये भारत पे लिखा गया है, नॉट ज्वाइनिंग आरसेप ए स्ट्रेटेजिक ब्लंडर दैट विल लीड टू इंडियाज आइसोलेशन इन द ग्लोबलाइजेशन। सर जी, हम तो शुरुआत से ही ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण का विरोध करते आए हैं। कैसे वैश्वीकरण आपको आप सही ठहरा सकते? अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, विकसित देश है, अति विकसित देश है, इन सब देशों को आप एक पैमाने में कैसे तौल सकते हो? और वैश्वीकरण वही तो हो रहा है। मान लीजिए कोई नदी है, समुद्र है, उसे बड़ी मछली के लिए अलग जगह है, बीच में बैरियर है, फिर मध्यम साइज की मछली है, उसके बाद उससे छोटे साइज की मछली है, फिर एकदम छोटी मछली है, सबके बीच में बैरियर लगा है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या रहता है? तमाम बैरियरों को ऊपर उठा लेना। तो बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाएगी ही ना, और इसी का तो हम विरोध करते हैं। इसलिए नॉट ज्वाइनिंग आरसेप ए स्ट्रेटेजिक ब्लंडर दैट विल लीड टू इंडियाज आइसोलेशन इन ग्लोबलाइजेशन का हम अभी जवाब दे देते हैं कि भारत यदि ग्लोबलाइजेशन मतलब आप मान रहे हो कि यह जो आरसेप का समझौता है यह वास्तव में ग्लोबलाइजेशन की मुहिम है और भारत यदि इससे हट का है, तो हम इसका जवाब अभी देना चाहते हैं कि हमारे नजरिए से ये सही है। हालांकि हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, किसी बहुत बड़े संगठन का हम प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन हमारा यह मानना है भारत ने यदि सिग्नेचर नहीं किया है तो इस वैश्वीकरण के मुहिम में यदि शामिल नहीं हुआ तो बहुत अच्छा वो किया है। अब ये जो आरसेप है इसमें कई मुद्दे शामिल हैं, लेकिन हम यहां पर अपने पिछली कड़ियों के समान केवल जन स्वास्थ्य के मुद्दे के नजरिए से इसको चर्चा करेंगे। तथ्यों और आंकड़ों के हिसाब से हमने जमा किया है और जन स्वास्थ्य के नजरिए से ही हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो बड़े बड़े समझौते होते हैं, बड़े बड़े पैक्ट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ये चर्चा होती है, वह मुख्यतः जनरह गोपनीय रहती है। लेकिन पिछले 8 साल पहले से जब से आरसेप पे चर्चा शुरू हुई, उससे कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गए। उसको लीक्ड डॉक्यूमेंट और आरसेप बोला जाता है। आरसेप के लीक डॉक्यूमेंट से हमने बौद्धिक संपदा या पेटेंट से संबंधित मुद्दे को, 5 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ही लिया है केवल। और जो दूसरे मुद्दे हैं, जैसे क्या कहते हैं, इसमें दूरसंचार, वित्तीय सेवा, ई कॉमर्स, वैश्विक सेवाएं, उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, सीमा शुल्क पे नहीं करेंगे। अभी हम केवल इन 5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो बौद्धिक संपदा या पेटेंट से संबंधित है। एक बात याद रखिए, 1995 में जबरदस्ती एक विश्व व्यापार संगठन बना दिया गया और सभी देशों को उसमें शामिल किया गया। अधिकांश देश दुनिया के शामिल है, उसमें 170 के करीब देश हैं, विश्व व्यापार संगठन में शामिल है। वो बड़ा एक अन्यायपूर्ण समझौता माना जाता है जो विकासशील और छोटे देशों के खिलाफ है। उसके बाद और जो मुक्त व्यापार हुए हैं कई दुनिया के कई जगह पे, और जो आरसेप भी है, इसको WTO प्लस की संज्ञा दी जा सकती है।
माने जो चीज WTO में अमेरिका जैसे देश नहीं कराए गए, उसमें वो छोटे छोटे ब्लॉक को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसमें वो WTO प्लस के मेजर्स को उसमें डालते जा रहे हैं, जिसमें से पहला है पेटेंट टर्म एक्सटेंशन। पेटेंट टर्म एक्सटेंशन का अर्थ है पेटेंट 20 साल के लिए दिया जाएगा WTO के अनुसार। नई दवाइयों पे 20 साल के लिए किसी कंपनी का जो उसका आविष्कार करता है उसको 20 साल का पेटेंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि पेटेंट देने में यदि देरी हुई हो और किसी देश के द्वारा, और यदि पेटेंट जिस दिन सबमिट किया गया हो उसके एप्लीकेशन, उनको इसमें जोड़ना पड़ेगा। मतलब 20 प्लस और 1 2 3 4 साल जोड़ के उतने दिनों के लिए इनको एकाधिकार देना पड़ेगा दवाइयों पे, वैक्सीन पे और मेडिकल उपकरणों पे। ये आरसेप में रहा है। दूसरा है डाटा एक्सक्लूसिविटी का। यह मुद्दा पेटेंट से अलग है। डाटा एक्सक्लूसिविटी दवाइयों को किसी देश में उत्पादन और वितरण करने के लिए, बेचने के लिए अनुमति लेने के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल के पास जाना पड़ता है। ड्रग कंट्रोल जनरल के पास जब जाते हैं तो वो जो दवाई कितनी सुरक्षित है, उस पर क्या अनुसंधान किया गया है, क्या क्लिनिकल ट्रायल्स है, उसके पूरे डाटास और डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं और उनका अध्ययन करने के बाद ही उस दवा को या उस वैक्सीन को या उस मेडिकल उपकरण को उस देश में चलाने की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में भारत में डाटा एक्सक्लूसिविटी का 4 साल का वो प्राप्त है, मतलब समय प्राप्त है। माने कोई यदि कंपनी कोई दवा को या वैक्सीन को लाके उतारती है और जो दस्तावेज जमा करती है, तो कोई दूसरा कंपनी उसे उस डाटा का उपयोग करके वही दवाई नहीं ला सकती है। ये गलत है ना। एक बार आपने क्लिनिकल ट्रायल आदमी पे कर लिया, गिनी पिग के कर लिया, जो नतीजा निकला आगे वही नतीजा निकलेगा। आप उसको बोल रहे हो फिर से आओ, फिर से पूरा पढ़ के परीक्षा दे के आओ। मतलब आप किसी दूसरे आदमी को, दूसरे प्रतियोगी कंपनी को आप आना नहीं देना चाहते हैं। इसको कहते हैं डाटा एक्सक्लूसिविटी। हालांकि आरसेप के जब डॉक्यूमेंट लीक हुए तब पता लगा कि पेटेंट टर्म एक्सटेंशन और डाटा एक्सक्लूसिव को हटा दिया जा रहा है। हालांकि कल जो समझौता हुआ है उसमें वास्तव में क्या हुआ है वो अभी तक मालूम नहीं चला है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ये एक त्वरित टिप्पणी या त्वरित जो हमारे पास जो आंकड़े और तथ्य हैं उसके आधार पर ही हम बोल रहे हैं। देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में पेटेंट टर्म एक्सटेंशन और डाटा एक्सक्लूसिविटी को हटाया गया है या नहीं। उसके अलावा भी लीक डॉक्यूमेंट में 3 और मुद्दे बच जा रहे थे। वो मुद्दे थे ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी। विश्व व्यापार संगठन जब बना, बड़ी कड़ाई से बना, लेकिन विकासशील और छोटे देशों के दबाव में उसमें कुछ लचीलापन दिया गया। जैसे नेशनल इमरजेंसी या हेल्थ इमरजेंसी, जैसे अभी कोरोना हुआ है के समय, या कोई दवाई यदि अत्यधिक कीमत पे बेची जा रही, जैसे कैंसर की दवाइयां पूर्व में भारत में अत्यधिक कीमत पे बेची जा रही थी, 2,80,000 रुपए का पर महीने का डोज बेचा जा रहा था, तो मनमोहन सिंह सरकार ने उसमें एक दूसरे भारतीय कंपनी नेटको को अनिवार्य लाइसेंसिंग का अधिकार दे दिया। वो 8,800 रुपये में प्रति माह का डोज ले आया था सोराफेनिमिलेट का। किडनी और लीवर कैंसर के मरीजों के जीवन को बढ़ाता था वो। तो अनिवार्य लाइसेंसिंग हमेशा सरकार के पास एक अधिकार रहता है कि जनस्वास्थ्य के मुद्दे पे वो कोई भी फैसला ले सके। अभी जैसे कोरोना हुआ, यदि हमारे देश में जो कोरोना का वैक्सीन इजाद किया गया है वो जो ढंग से काम नहीं करे, तो हम यदि चाहेंगे, यदि विदेशों में यदि कोई दवा इजाद की गई है तो हम उसको अपने किसी देश के कंपनी को उसका अनिवार्य लाइसेंसिंग के तहत उत्पादन करवाकर देशवासियों को उपयोग कर सकते हैं। न केवल इतना, बल्कि विदेशों में जहां पे उत्पादन की क्षमता नहीं, छोटे छोटे देश हैं, भारत आज भी 165 के करीब देश को दवाइयों का निर्यात करता है, दवाइयां सप्लाई करता है, और हर साल करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का दवाई सप्लाई करता है। तो उतने की विदेशी मुद्रा आती है। अब भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया कई देश भारत पे टिके हुए हैं स्वास्थ्य के मामले में, HIV के मरीज वगैरह में। मैंने यहां तक कि अमेरिका में जो एड्स की दवाई अत्यधिक कीमत पे बेची जाती थी, जब भारतीय कंपनी सिप्ला ने अपनी दवाई वहां पे लॉन्च की कम कीमत में, तो उनकी कीमत $300 से गिराकर $10-20 तक लाना पड़ा था।
ये चाहते हैं, खासकर आरसेप में दक्षिण कोरिया और जापान जैसे विकसित देश चाहते हैं कि भारत को रोका जाए, भारत के निर्यात को कम किया जाए, भारत जो विदेशों में दवाइयां बेचे उसको बंद किया जाए और भारतीय बाजार में कब्जे के लिए वो अपने देश की दवाइयों को लाए। इसलिए इस अनिवार्य लाइसेंसिंग के जो फ्लेक्सिबिलिटी टिप्स का द्वारा प्राप्त है WTO के तहत, उसको भी ये हटा देना चाहते हैं। हमने शुरू में ही कहा ये WTO प्लस मेजर्स को ला रहे हैं, वही हुआ। चौथा, विश्व व्यापार समझौता जो है या विश्व व्यापार संगठन में सीमा उपाय नहीं है, लेकिन इसमें सीमा उपायों को भी अपनाने की बात की गई है। इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत किसी एक दवाई पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, अमेरिका का, इंग्लैंड का, जापान का या दक्षिण कोरिया का मोनोपोली या पेटेंट है, उसको भारत अपने देश में अनिवार्य लाइसेंसिंग की तरह बनाकर किसी अल्प विकसित देश को, विकासशील देश को यदि सप्लाई करता है, निर्यात करता है, और वो देश उसको लेने के लिए तैयार है, भारत भी देने के लिए तैयार है, भारत का कानून भी है, लेकिन वो दवाई जब उस देश पे तो डायरेक्ट जाएगी नहीं, कई बंदरगाहों से घूम के जाएगी। तो ऐसे किसी देश के बंदरगाह में जहां का पेटेंट कानून दूसरा है, तो उसके तहत भारत की दवाइयां नॉन पेटेंटेड, भारत को अधिकारी नहीं बनाने, कैसे बना लिया, तो नकली दवाई बोलकर जब्त कर लेते हैं। तो ये ऐसा हुआ है पूर्व में भी, ये उस सीमा उपायों के द्वारा उस जब्ती को अमली जामा, कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, पर भारत के निर्यात को रोकना चाहते हैं। और पांचवा जो है, निवेशक राज्य निपटारे को अपनाया जाए। जैसे WTO में एक सेटलमेंट सिस्टम है ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, ये वैसा एक सिस्टम अलग से बनाना चाह रहे हैं। मान लीजिए जापान या दक्षिण कोरिया कोई कंपनी हमारे देश में दवाइयां ला के बेच रही है, वैक्सीन ला के बेच रही है, उसको लेके कर हमारी सरकार के साथ उसका डिस्प्यूट हुआ तो भारत के कोर्ट में नहीं, एक किसी तीसरे मंच पे, किसी दूसरे देश के कोर्ट में उसको लेके केस चलेगा। क्या यह हमें मंजूर है? क्या एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र देश को यह मंजूर है? हरगिज भी नहीं। तो कुल मिलाकर आरसेप जो है, खासकर जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लिए हानिकारक है। भारत का जो विदेशों में निर्यात होता है उसको रोकना चाहते हैं, और भारत ने यदि इसमें हस्ताक्षर नहीं किया तो हमारे सीमित समझ के अनुसार ये एक सही कदम है। और हालांकि हम इस बात का कभी दावा नहीं करते कि हम कोई एक्सपर्ट हैं या कोई बहुत जानकार है। हम एक वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, और साधारण से आदमी के तौर पर हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों पर अध्ययन करते हैं, आंकड़ों को जमा करते हैं, तथ्यों को सामने रखते हैं, रख के आपके सामने पेश करते हैं। हमारा उद्देश्य जन स्वास्थ्य के मुद्दों को जनता के हवाले करने से है। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था ना, जनता के मुद्दे जनता के हवाले करो, फिर देखो देश की क्या हालत होती है, देश कितना उन्नति करता है। तो हम वही लाइन पे चल रहे हैं। हम जन स्वास्थ्य के मुद्दों को लोगों को बहुत सरल तरीके से समझाकर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल भी दिया हुआ है। आप लोग यदि इसे पसंद करते हैं तो लाइक करिए, यदि पसंद नहीं है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन खुला हुआ है, वो भी कर सकते हैं। आप कमेंट भी लिख सकते हैं, और आप इसे चाहें यदि ये मुद्दे, जनस्वास्थ्य के मुद्दे आगे जाएं तो इसको शेयर करिए, और जरूरत पड़ने पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे से आने वाले जो श्रृंखला है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। हम फिर से ऊपर पहुंच जाते हैं। दो बात हमने की थी कि BBC ने न्यूज पब्लिश किया था, हेडिंग दिया था, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील में भारत नहीं, क्या मोदी सरकार का फैसला सही है? तो अब कहा जा सकता है तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर कि जनस्वास्थ्य के नजरिए से ये एकदम सही है। दूसरा, चीन की जो सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल एजेंसी में जो न्यूज छपा था, नॉट ज्वाइनिंग आरसेप ए स्ट्रेटेजिक ब्लंडर दैट विल लीड टू इंडियाज आइसोलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हरगिज नहीं, हम एकदम से आइसोलेट नहीं होना होंगे। हमारे देश की जनता हमारे साथ रहेगी तो हम आइसोलेट कैसे होंगे? धन्यवाद।